Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Hi बच्चों, welcome to the class. की हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों? की हाल चाल? मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया सी. On time ma'am is back. सब अच्छे? सबने रिवाइज किया? How was your test guys? How was your test? Enjoy तो क्या बेटा है? Fell sick पहले दिन ही. बहुत ज्यादा बीमार पड़ी मैं. अभी मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ. 155 on 160, good. Only one wrong. 150 on 160. 160 on 160. Oh my God. Good, good, good. तीनों चैप्टर अच्छे से आते थे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नेक्स्ट टेस्ट आपको पता ही है, उसमें एनिमल किंगडम भी आएगा. एनिमल किंगडम के 70% क्वेश्चन रहेंगे, 30% क्वेश्चंस आपके पीछे के चैप्टर्स के रहेंगे, जिससे कि आप उन चैप्टर्स को भी रिवाइज करते चले हर हफ्ते. कोई भी चैप्टर हमें नहीं छोड़ना है. बायो तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना अच्छा हम परफॉर्म करते रहेंगे. ठीक है, चले तो आज की क्लास शुरू कर सकते हैं. आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड फॉर टेकिंग योर क्लासेस. रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट गुड. Whenever I see my kids, I am at my best. Yes. Seeing you people, I'm at my best. ठीक है? Yes. चले भाई. ओके, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास में शायद हमारे पास बहुत सारे बच्चे यूट्यूब टाइप वाले भी आए होंगे, यूट्यूब वाले या हमारे जो टेलीग्राम से आए होंगे, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए एवरीथिंग इज फ्री. ठीक है? यस. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाओ. तो हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बच्चे कहेंगे हैं ये मैम ने क्या बोला, लग रहा है मैम का वेकेशन का भूत अभी तक उतरा नहीं है. है ना? बच्चे कहेंगे अरे 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 मैम एनिमल किंगडम को इंटरेस्टिंग बोल रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो हुआ है दया, कुछ तो हुआ है. चलो बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पॉरीफेरा स्टार्ट कर चुके थे. एक बार देख लेते हैं. पॉरीफेरा में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था. हमने टिपिकल कैरेक्टर में जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम, वो हमने कर लिया था. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टिपिकल कैरेक्टर्स पे. चलिए बच्चों, आज लिखने का काम बहुत है. ठीक है, और आपको पता है समझने का काम इसमें थोड़ा सा कम होता है, ये सच है. अब जो टीचर कहते हैं कि ये चीज समझा देंगे, बेसिक्स बता दिए, अब लिखने का काम है. ठीक है बच्चों, इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है. चलो आ जाओ. चलो बच्चे, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टिपिकल कैरेक्टर पे. नेक्स्ट टिपिकल कैरेक्टर है हमारा, इसका ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, आ जाओ आ जाओ, लिखो डाइजेशन. इसका डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. क्या लिखवाया था मैंने? चलिए जल्दी से, आपने रिवाइज किया होगा 4 दिनों में, तो अब आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताएंगे. इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों. दे हैव इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन. बिल्कुल सही, यानी कि इनके सेल के अंदर होता है. ठीक है, डाइजेशन, ना कि सेल के बाहर. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेशन. एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन. ये सारी चीजें होती है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. कैसे होती है बच्चों? जनरल बॉडी सरफेस. इसका मतलब क्या है कि इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है इस चीज के लिए. इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है इस काम के लिए. दिस इज जनरल बॉडी सरफेस. ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट
digestion, respiration, excretion, circulation. Okay, now they have spicules on their body. कोई बता सकते हैं spicules क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? Anybody? नाम से कुछ पता लग रहा हो? Cule, spicule. These are कांटे-like structure. आपको पता है ये एनिमल्स हिल डुल नहीं सकते. पॉरीफेरेंस क्या होते हैं? सिडेंट्री होते हैं, सिसाइल एनिमल्स होते हैं. ठीक है, यस, सिडेंट्री होते हैं और सिसाइल होते हैं, तो वो हिल डुल नहीं सकते हैं. सिंस वो हिल डुल नहीं सकते हैं तो उनके शरीर पे कांटे होते हैं फॉर प्रोटेक्शन. भाई कोई तो प्रोटेक्शन चाहिए ना. यस बच्चों, वरना तो हम भाग जाते हैं. यहाँ तो हम भाग भी नहीं सकते, भगौड़े भी नहीं बन सकते. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइदर कैल्शियम, या तो ये कैल्शियम के तीखे, बिल्कुल तीखे नोकीले कांटे होंगे शरीर पे. ठीक है, और स्पॉन्जिन फाइबर्स. किससे बने? स्पॉन्जिन फाइबर्स से. ठीक है, एंड इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन. क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों? इनका प्रोटेक्शन. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इसके बाद नर्वस सिस्टम. नाउ व्हेन आई से नर्वस सिस्टम, आपको पता है कि बेटा इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सोचना समझना है नहीं. काश मैं भी एक पॉलीफेरा होती. क्या कहते हो बच्चों? ठीक है, काश मैं भी स्पॉन्ज होती तो सोचने की क्षमता ही नहीं होती. ऐसा होता. तो यहां पे क्या है? कंप्लीटली एब्सेंट होता है. एब्सेंट. ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं. डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. भाई ये यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? बच्चे बताएंगे. ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? हाँ भाई, कैसे है ये? क्या लिखा एनसीईआरटी ने? भाई ये हर्माफ्रोडाइट्स है, यानी कि बाइसेक्सुअल है. हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि क्या है? बाइसेक्सुअल. तो पता है मेरा लेफ्ट वाला कान बिल्कुल बंद है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाई लेफ्ट वाले कान से अपने. मैं पहाड़ों पे इतनी ऊंची चली गई 18,000 फीट पे कि मेरा ये कान बंद है तब से. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा इससे. पता नहीं क्या हो गया. ये दिखा के आना है डॉक्टर को. अभी साथ में ही है डॉक्टर, मेरे स्टूडियो के साथ में ही है. अभी ऑरेस वाले पे जाऊंगी. भाई कुछ दे इसको खोलने के लिए. सही में मेरे कान ही बंद है. पानी चला गया, हवा चली गई, क्या हो गया भगवान जाने. इसी कान से सुनाई दे रहा है बस. अब आते हैं इसके. ये हर्माफ्रोडाइट है, ये बाइसेक्सुअल है. ठीक है, इसके बाद बेटा जो इसमें फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के बाहर है या अंदर होती है? कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन होता है शरीर के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है. ऐसे नहीं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है. क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब स्पर्म and ova are from two different individuals, not from the same individual. ठीक है, yes, they are from different individuals. Now coming to the development part. Development is indirect. They show indirect development. Indirect development का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे ये बात पूछ सकते हैं और पूछना भी चाहिए क्योंकि it's a genuine doubt. Indirect development क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? When it has larval stages. कैसी stages होती है इधर? They have larval stages. Larval stages होते हैं इनके पास. ठीक है बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेजेस. दो तरह के लार्वा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. दिस इज आई एम टीचिंग बियॉन्ड एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं कि मैम ये वाला पार्ट एनसीईआरटी के बाहर का लिखवा रही है. जैसे कि इनके लार्वा का नाम क्या हो सकता है? एम्फीब्लास्टुला. या एक और इनके पास लार्वा होता है जिसका नाम होता है पैरेन्काइमुला. पैरेन्काइमुला.
लिखिए बच्चों, ये मेरी प्यारी एनसीईआरटी लूंगी मैं, नहीं किसी जमाने में लूंगी मैं, डोंट वरी। आएगा वो दिन। ये लिख लिया। सो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now coming to the next one, asexual reproduction. In case of porifera. बेटा क्या porifera में asexual reproduction होता है? asexual reproduction होता है porifera में या नहीं होता है? Yes or no? पहले तो ये आंसर देंगे, लाउड एंड क्लियर आंसर देंगे जिससे कि क्लास में याद हो सके मैक्सिमम चीजें। बिल्कुल asexual reproduction होता है, ठीक है। उसमें जैसे पहला हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन। दे शो फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में प्लांट किंगडम में आल्गी वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं। एनी फ्रैगमेंट व्हिच कैन ग्रो इनटू अ फुल साइज इंडिविजुअल, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। द सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन एज इंटरनल बडिंग। Internal budding is also called as gemule formation. Gemule formation. Gemule formation. यानी कि ये जो बड है जिसके अंदर टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, ये शरीर की आउटग्रोथ नहीं होती, ये शरीर के बाहर नहीं होती, बल्कि शरीर के अंदर होती है बेटा अक्षरा। लिवर वॉट्स में बाहर थे गेमा कप्स, ये शरीर के अंदर है। बात को समझो, दिस इज एंडोजीनस बडिंग। इसका और क्या नाम हो सकता है? एंडोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बडिंग, ये शरीर के अंदर बड है मेरे प्यारे बच्चों। सो अ बड which contains totipotent cells are growing inside a body, not outside the body. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस मेरे प्यारे बच्चों। So ये क्या है? A bud with totipotent cells, यानी कि stem cells, grows inside the body, not outside the body. मैम इंटरनल बडिंग कैसे होती है? जैसे शरीर है ना, जैसे ये हमारा स्पॉन्ज है, ठीक है, ये स्पॉन्ज है। यहाँ पे आप मान लीजिए एक अलग से कलर का लेती हूँ जिससे आप लोग अच्छे से देखे, येलो ले लेते हो। ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए एक बड बन गई, ये देखिए, और ये है उसके अंदर आर्कियोसाइट्स या टोटीपोटेंट सेल्स, ये देखिए, ये हो गई ना। नाउ दिस बड विल कम आउट एंड ग्रो एज एन इंडिविजुअल पोरीफेरा, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। लिखिए, पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। लिखिए बच्चों, नाउ एग्जाम्पल टाइम। एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो बेटा, एक ना हमारे पास बड़ी जबरदस्त एक गेम है PS5, सुना है आपने या नहीं सुना है? PS5 सुना है? बस सर याद रखना है आपको इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। देखो कैसे, PS5, ठीक है। P क्या है बच्चों? पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा को कॉमन नाम से क्या बुलाते हैं हम? स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस।
ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, एस से याद रखेंगे साइकन। एक और क्या याद करेंगे, यस स। अब देखो स कैसे है, स्पॉन्जिला। ठीक है, नेक्स्ट एस, ल्यूकोसोलेनिया। ये देखिए ल्यूकोसोलेनिया, इनमें स वर्ड इज वेरी डोमिनेंट, व्हेनेवर एग्जांपल्स कम द एस वर्ड इज ऑलवेज डोमिनेंट इन केस ऑफ पॉरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। ठीक है, ये वो हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर sponge. Euspongia is bath sponge. Sycon is Skypha. Yes, बच्चों. Ma'am, I'm a new student. Could you please tell me where I should start? Beta, you write this. You have missed 2 classes of Animal Kingdom. ठीक है, but you can watch the recordings. They are very small recordings, not big recordings, where I have done all the basic classification. Now we are doing Porifera, which is our first phylum. लिख लिया बच्चों? लविता, आंखें खोलो बेटा। लविता, आंखें खोल के लिखो बेटा। क्लास में म्यूट पे सुनोगे, देखोगे भी आंखें बंद करके, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा नीट एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे। हाँ मैम, आज आप कुछ ज्यादा ही स्वीट बिहेव कर रहे हो। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, अंदर की अभी मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है नहीं। मेरी जितनी स्ट्रेंथ है आई एम यूजिंग इट फॉर टीचिंग। तो मैं डांटने में मैं खर्च नहीं करना चाहती। पढ़ाना इज माई प्रायोरिटी ना, डांटना इज नॉट द प्रायोरिटी। यस, लिख लिया सबने? कैन आई स्टार्ट विद द सेकेंड किंगडम फाइलम? सॉरी, हाँ चलिए आइए स्टार्ट करते बच्चों। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फाइलम। कौन सा सेकेंड फाइलम? सिलेंट्रेटा, commonly called as Cnidarians. हेडिंग लिखिए सब बच्चे। Coelenterata, commonly called as Cnidarians. ठीक है, चलो Cnidarians क्यों कहते हैं? Anybody who can tell me the answer? किसी ने कुछ भी कभी पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो, कुछ भी? Guess work? Yes, any guess work? Because they have cnidoblasts. Very good. They have cnidoblast cells. The cnidoblast cells are also called as stinging cells. They are also called as stinging cells. Cnidoblast or stinging cells. ठीक है? Cnidoblast, stinging cells. क्या काम करते हैं ये भी बता दो। यस, अगर इनके काम की बात करें बच्चों नीडोब्लास्ट की, तो बेटा इनका काम होता है सबसे पहले एंकरेज। ठीक है, एक काम क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? एंकरेज। अब आप कहेंगे मैम इस एंकरेज का मतलब क्या है? हमारी तो इतनी अंग्रेजी मजबूत है ही नहीं, है ना। चलो आ जाओ, ये देखो बेटा, इनके पास एक रस्सी होती है,
और रस्सी के आगे ऐसे हुक होता है, ये देख रहे हो ऐसे। तो क्या करता है, मजनू जाता है लैला के पास, लैला कहते ऊपर आ जाओ, वो कहते कैसे आऊं, तो मजनू निकालता है रस्सी, रस्सी के आगे लगा होता है कूठा और ऐसे फंसा देता है और फिर चढ़ के लैला के पास चला जाता है ना। तो वो क्या है, एंकर, एंकर यानी कि किसी को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेना, एंकरेज, ठीक है। हाँ बेटा, तो पहला काम क्या है, एंकरेज का। अब दूसरा काम क्या है इसका, डिफेंस का। दूसरा काम क्या है इसका, डिफेंस, यानी कि अपने बचाव। आप कहेंगे मैम ये अपना बचाव कैसे कर रहा है, इसके पास टॉक्सिन होता है, इसके पास एक कैप्सूल होता है, सेल के पास एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल को निमैटोसिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निमैटोसिस्ट। कैप्सूल है निमैटोसिस्ट, दैट इज अ कैविटी। उसके अंदर एक टॉक्सिन भरा होता है जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। ये टॉक्सिन अगर किसी के शरीर के अंदर चला जाता हो, जरूर का झटका बड़का लगेगा, ठीक है। यस, तो एक काम क्या है इसका, डिफेंस। तीसरा काम क्या है, एंकरेज हो गया, डिफेंस हो गया, देन वी हैव कैप्चरिंग ऑफ प्रे। खाने को पकड़ के लाना, ये इसके सबके फंक्शन है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ यहाँ पे सिलेंट्रेटा। सवाल ये उठता है फिर मैम अगर निडेरियंस को नीरोब्लास्ट के कारण निडेरियंस बोला जाता है तो सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास होती है कैविटी जिसका नाम है सिलेंट्रॉन। क्या नाम है कैविटी का, सिलेंट्रॉन। ये जो सिलेंट्रॉन कैविटी है दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, जिनकी कैविटी होती है उसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स डू इंट्रोडक्शन या जनरल कैरेक्टर्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। पहला है हैबिट एंड हैबिटेट। कैसे बच्चे, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मरीन होते हैं, कैसे होते हैं बताइए। एक्वेटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, दे कैन बी सिसाइल ऑल्सो, मोस्टली मरीन होते हैं, बट एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज हाइड्रा which you see in case of fresh water. सिसाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, सिडेंट्री, जैसे हाइड्रा सिडेंट्री। फ्री स्विमिंग जैसे कि जेलीफिश, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो बच्चों ये सारे जवाब तो आप खुद दे सकते हैं क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका, टिश्यू लेवल। Let's talk about its symmetry. Symmetry कैसी है बच्चों इनकी? What about the symmetry? They have radial symmetry. Radial symmetry. ठीक है? उसके बाद next symmetry के बाद germ layers and body plan. कितनी germ layers मैम ने बताई थी? मैं एक भी जवाब नहीं बताऊंगी जब तक तुम नहीं बताओगे। यही तो रिवीजन है क्लास में एनिमल किंगडम का। डिप्लोब्लास्टिक प्लस दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और जिस बच्चे ने रिवाइज नहीं किया है वो आंसर दे नहीं पाएगा, फिर रोते रहना एनिमल किंगडम। फिर लास्ट में ना वो आते ना तुम्हारी दीदी भैया, आओ मैं पढ़ाता हूँ 10 मिनट में तुम्हें एनिमल किंगडम। ऐसी ट्रिक्स, बवाल ट्रिक्स। बच्चे कह रहे हैं मैं ट्रिक्स याद करूं, बवाल ट्रिक्स या मैं याद करूं या मैं करूं तो करूं क्या जीवन में। यस
तो उस तिथि पे जाने से अच्छा है कि अभी से खुद से ही रिवाइज कर करके लिखे, यही असली तरीका है पढ़ने का। ठीक है, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट, सीलोम। क्या इनके पास सीलोम होती है या नहीं होती है? डू दे हैव सीलोम? यस और नो? होती है सीलोम? नहीं, दे आर एसिलोमेट्स। नेक्स्ट दे हैव सेगमेंटेशन। Do they have segmentation? No, they don't have segmentation, absent. Yes बच्चों, लिखा? Now can we do its typical characters? आराम से लिखिए। चलिए, लेट्स राइट टिपिकल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो इस फाइलम की शोभा बढ़ाते हैं। पहला है इसके अंदर जो हमारी एनसीईआरटी ने भी लिखा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। ठीक है, चलिए मेटाजेनेसिस, या इसे हम कह सकते हैं, इसको क्या हो गया, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। एक सेकेंड बच्चों, लिखो, एक सेकेंड, चक्कर आ रहे थोड़े से। हाँ, इसके एग्जाम्पल लिखिए, आप लिखिए। चल, तो मेटाजेनेसिस क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो बेटा, यहाँ पे अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगी आपको इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, देखिए, ये हमारा पॉलिप फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारा मेड्यूसा फॉर्म है। ये मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है, आओ बच्चों, देखिए इधर। तो यहाँ पे बोर्ड पे बच्चों को दो फॉर्म्स दिख रही है, सभी प्यारे बच्चों को? यस। एक फॉर्म कौन सी है? पॉलिप। एक है हमारी मेड्यूसा। ये एक है हमारी मेड्यूसा, पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है बच्चों, इफ यू सी पॉलिप फॉर्म सीम्स सिसाइल, मतलब ये मूव नहीं करती है। ठीक है, सो ये कैसी फॉर्म हो गई हमारी? सिसाइल फॉर्म। अगर ये सिसाइल है, ये सिडेंट्री है, तो ये कैसी है बच्चों? ये हमारी कैसी फॉर्म है? फ्री स्विमिंग। ये कैसी हमारी? फ्री स्विमिंग। दूसरी चीज, क्या इसको बैलेंसिंग ऑर्गन चाहिए? बेटा ये स्विम ही नहीं कर रहा, इसको क्या बैलेंसिंग ऑर्गन चाहिए? इसको तो चाहिए ही नहीं, है ना? तो इसके पास स्टैटोसिस्ट नहीं होता है, इसके पास स्टैटोसिस्ट नहीं है। अगर आप इस वाली फॉर्म को देखेंगे, मेड्यूसा फॉर्म को, तो इसके पास स्टैटोसिस्ट है। क्यों? क्योंकि इसे बैलेंस करना है, क्योंकि पानी में तैर रहा है।
ठीक है बच्चों, तो उसके पास स्टैटोसिस्ट नहीं है, इसके पास स्टैटोसिस्ट है। ठीक है बच्चों, अब तीसरी चीज, इसके पास गोनाड्स है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है ये स्टैटोसिस्ट है क्या? वेरी गुड फिजा, इसका मतलब है बैलेंसिंग ऑर्गन इन वाटर, बैलेंसिंग ऑर्गन इन वाटर। जैसे आपके पास बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, आपके कान बैलेंस के लिए होते हैं, ऐसे बेटा इनके पास स्टैटोसिस्ट होता है पानी में बैलेंस करने के लिए। ऐसे थोड़ी कि मछलियां तो ऐसे ऐसे करके तैरेगी, भाई अब ना प्रॉपर तैरेगी, है ना। यस, और ये क्या है? पॉलिप। पॉलिप के पास क्या नहीं होते हैं? गोनाड्स, नो गोनाड्स। जबकि मेड्यूसा के पास गोनाड्स होते हैं। ठीक है, इसके पास गोनाड्स होते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, कौन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा? कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा? कान बैलेंस के लिए होते हैं, इसलिए मैं कहती हूं कि मत डिलीट कराए करो सिलेबस, बच्चों को यही नहीं पता आज तक। बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन, कौन सेक्सुअल है, कौन एसेक्सुअल है? तो यहां पे आप देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहां आप देखेंगे तो कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना हमें पता लगा। अब देखो होता क्या है, व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मेड्यूसा फॉर्म्स gametes, ठीक है, एंड दीज gametes fertilizes to form polyp। इससे क्या बना? पॉलिप। ठीक है, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, और उससे जाइगोट बना, और जाइगोट ने क्या बनाया मेरे बच्चों? पॉलिप फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब गोनाड्स का मतलब ओवरियन टेस्टिस, टाइटन विवेक। यस, चलो अब बच्चे, ये जो पॉलिप है, इस पॉलिप से हम बनाएंगे मेड्यूसा फॉर्म एसेक्सुअली, क्योंकि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता नहीं है। तो हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल इज सेक्सुअल, half of the life cycle is asexual. This is called alternation of generation, and yeah, this is called as metagenesis, and this you see in case of Obelia, which is commonly called as sea fur. This you also see in case of Physalia, which is also called as Portuguese man of war. मैम गोनैड्स क्या होता है, काम क्या होता है? टेस्टिस ओवरी का क्या काम होता है मेरे बच्चे, ये बताओ। गैमीट बनाने का काम होता है ना टेस्टिस का, स्पर्म बनाने का, ओवरी का ओवा बनाने का। यस और नो? डन बच्चों, क्या ये पहला वाला पार्ट क्लियर है? व्हाट इज मेटाजेनेसिस? नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट टिपिकल फीचर that you see in case of nidarians are corals. लिखिए बच्चों, हाँ बिंदु बन जाएगा। मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा, पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा। अब आ जाइए कोरल्स, कोरल समझा दो। देखो बेटा, ये मान लो ये एक हमारा निडेरियन है। निडेरियन एक जीता जागता जीव, निडेरियन। ये अपने जीवन के कार्यकाल में अपने शरीर के आसपास डिपॉजिट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए ये सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए, ठीक है। इसे खूब सारा कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट किया जब तक ये जिंदा रहा, उसके बाद ये मर गया। मरने के बाद इस कैल्शियम कार्बोनेट पे अलग अलग रंग की एल्गी आके ग्रो करती है। ये देखिए इस तरीके से, जो एल्गी इस पे ग्रो करेगी उस तरह का ये कोरल दिखना शुरू हो जाएगा मुझे। लेट्स से अगर इस पे रेड एल्गी है तो इट विल लुक लाइक अ रेड कोरल। अगर इस पे ब्राउन एल्गी उग गई है तो इट विल लुक लाइक अ ब्राउन कोरल। एंड दिस गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर इन द ओशन। जब आप नीचे जाते हैं तो आपको रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ, ठीक है। एंड सिंस इसके ऊपर एल्गी उग जाती है बाद में, तो आपको पता है एल्गी फिक्सेस more than 50% of carbon dioxide. It is the immediate supplier of oxygen in water. तो इसलिए ये जो कोरल्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारी एल्गी होती है, जिसके कारण बहुत अच्छा एक बायोडाइवर्सिटी एरिया बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये होती है हमारी कोरल्स। तो ये क्या है? निडेरियंस secretes calcium carbonate around themselves for protection. Later, organism dies and algae grows over corals. ठीक है बच्चों, लिखिए इसको भी। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सारे कोरल्स मिलते हैं। जो सबसे महंगा कोरल है वो है मियांड्रेना, जिसे हम कहते हैं ब्रेन कोरल। इट लुक्स लाइक अ ब्रेन, इसीलिए ये बहुत महंगा बिकता है। जो बहुत अमीर लोग होते हैं ये अपने घरों में सजाते हैं इसे। करे बेटा और फीचर्स। ये तो वो दो टिपिकल थे जो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखे हैं, बट बाकी तो पढ़ने हमें, जैसे सर्कुलेशन, ये सब। चलिए, मैम लगा खाने की चूज होगी, अमीर खाते होंगे। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, अमीर भी नहीं खा पाते बेटा, है तो इंसान ही ना अमीर। यस, अमीरों के घरों में सजाते हैं इसे, ठीक है। वो आते हैं ना, वो फिर उनकी किटी पार्टीज होती है। ओह, आई जस्ट caught this from Australia. I dived into the water. I found this myself. Yes, like it was 6,000 feet below the ocean level. I dived there with the help of my school team and I found it. I thought I should get it and decorate it at my home. Yes. So this is how the Amir people make us more गरीब, ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट डाइजेशन। इनका डाइजेशन कैसे है? दे हैव अ माउथ, ठीक है, एंड द माउथ इज प्रेजेंट वेयर? यस, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? हाइपोस्टोम पे। सो माउथ इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है। दूसरी चीज, द टाइप ऑफ डाइजेशन दे हैव, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, दोनों तरह की देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। कहां से होगा मेरे प्यारे बच्चों? एनीबडी हु कैन हेल्प मी?
जनरल बॉडी सर्फेस। हाइपोस्टोम एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, देखो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, देखो ऐसे, इसके ऊपर माउथ है, लाइक द डक लिप्स। देखो नॉर्मल लोग के लिप्स ऐसे होते हैं ना, ठीक है, डक लिप क्या होता है, पहले एक ऐसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर, उसके ऊपर माउथ है, ठीक है। सो हाइपोस्टोम के एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर माउथ होता है, ठीक है बच्चे, यस। ये फ्लैट माउथ नहीं है, ही गॉट फिलर्स गाइस, ही गॉट फिलर्स। तो ये क्या है, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। फिर उसके बाद आते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम कैसा है, यस बच्चों, नर्वस सिस्टम, apolar neurons are present, yes they have it। primitive nervous system है जिसे हम कहते हैं apolar neurons, ना डेंड्राइट्स होते हैं ना ही एक्सॉन होते हैं, बट दे डू हैव नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा, मेरी वाली पूरी स्लाइड भर चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। चले आगे, आइए इसके बाद आते हैं इसके रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पे। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, हाँ बताइए, बताओ बच्चों। hermaphrodites, very good, they are also bisexual, hermaphrodites, and they show indirect development. About their fertilization, NCERT has not mentioned a lot of things, so we will also skip the same. Examples now very important. एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका क्या है, पहले साइंटिफिक नेम लिखो, फिर उसके कॉमन नेम लिखो, सबके पूरे पूरे फाइला के, ठीक है। जैसे फर्स्ट एडेम्सिया, इसमें तो बहुत सारे हैं, पेनेटुला, गर्गोनिया, ओरेलिया, ओबेलिया, मियांड्रिना, फाइसेलिया, अरे वो भी था ना एक वाल्वेला, इतने सब दिए नहीं है एनसीईआरटी ने, हमने काफी सारे लिख लिए, ठीक है। यस मैम, ट्रिक बहुत इजी है, इसकी कोई ट्रिक नहीं, बस लिखो। अडेम्सिया, सिया, सिया, सिया का है, सी एनेमोन, सिया, सिया, सी एडेम, सी एनेमोन। पेनेटुला, सी पेन, पेन आ गया ना, सी पेन। गर्गोनिया, सी फैन। ओरेलिया, बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश। बायोल्यूमिनेसेंट। ओबेलिया, सी फर, मेटाजेनेसिस। मियांड्रिना, ब्रेन कोरल। फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर होते थे उनकी टोपी ऐसी होती थी, ट्रायंगुलर शेप, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी है।
यस, हाइड्रा फ्रेश वाटर, बट ये यूनिसेक्सुअल भी होता है, यूनिसेक्सुअल भी होता है, ये बाइसेक्सुअल नहीं होता हाइड्रा, फ्रेश वाटर भी होता है। अब नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हुए, मैम जीबीयू का मतलब होता है जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। कमिंग टू द थर्ड फाइलम, वेरी छोटा सा फाइलम, टीनोफोरा, टीनोफोरा। जीबीयू जनरल बॉडी सरफेस में, अच्छा गॉड ब्लेस यू। ओह, मैंने यहां तक तो मैं गई नहीं, मुझे लगा तुम मेरे से कोई डाउट पूछ रहे हो। बदमाश हो गए तुम सब बहुत ज्यादा। आ जाओ भाई। सो टीनोफोरा, ना कॉमनली दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इसमें भी नीट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कॉमनली ने क्या बोला जाता है। तो दे आर कॉल्ड एज सी वॉलनट्स, या इनको गूसबेरी भी कहा जाता है, जैसे आमले की तरह दिखते हैं, आमले को इंडियन गूसबेरी कहते हैं, ठीक है। या इन्हें हम कोम प्लेट्स भी कहते, सॉरी कोम जेलीज भी कहते हैं, कोम जेलीज। ये सारे इसके कॉमन नेम है भाई लोगों और बहनों, सी वॉलनट्स, गूसबेरी या कोम जेलीज। टेक्निकली दे आर स्फेरिकल इन शेप, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है। आ जाओ इनके जनरल इंट्रोडक्शन से, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। हैबिट एंड हैबिटेट कहां मिलते हैं भाई प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। दे आर एक्सक्लूसिवली व्हाट, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। कैसे होते हैं ये? एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। दे आर एक्वेटिक, सिर्फ समुद्री पानी में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। दे आर फ्री स्विमिंग, वेरी गुड, फ्री स्विमिंग। दे आर नॉट सेसाइल और सेडेंट्री, आराम से घूमते फिरते हैं, ठीक है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो बच्चों, ये सब जवाब तो आपने ही देने होते हैं, मैं तो ये सब नहीं देती। एक छोटा सा टेस्ट है ये, जर्मलेस बॉडी प्लान, जल्दी से इस टेस्ट को कीजिए सब सॉल्व। चलिए सॉल्व कीजिए सब क्लास में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, सिमेट्री, रेडियल, germ layer body plan, diploblastic and blind sac, coelom absent, segmentation absent. चले अब यहां से चलते हैं, अब इसके टिपिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स टिपिकल कैरेक्टर्स। उसके लिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं सुंदर सा।
ओए ओए होए होए होए, बदो बादी बदो बादी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये काउंट करके बनानी है, अपनी मर्जी से मत बनाना। इसी से उठाना। ओके, डायग्राम। छोटा सा फाइलम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है इस फाइलम को। बनाया सबने? यस प्यारे बच्चों, कैन आई एक्सप्लेन द डायग्राम? एनसीईआरटी ने सेम डायग्राम बना रखा है। चलो देखो प्यारे बच्चों, ये जो है दिस इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन कॉल्ड स्टैटोसिस्ट। क्या काम बताया था मैम ने स्टैटोसिस्ट का? एक बार फिर से सब रिपीट करेंगे क्लास में। क्या बताया था मैम ने? इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टैटोसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अरे एंकरेज थोड़ी बताया था इसका। दिस इज इट्स माउथ, इट इज ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। कहा है? वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी पे इसका माउथ लोकेटेड है। वेंट्रल साइड, नीचे की तरफ, खाना नीचे की तरफ मिलेगा, ठीक है। प्लस इसके पास ये जो है, एक सेकेंड, ओके। ये क्या है इनके पास? 8 मीडियल एक्सटर्नल कोम प्लेट्स। और इनका काम क्या होता है? सिंस दे आर सिलिएटेड, कैसी है ये? सिलिएटेड। कैसी प्लेट है बच्चों ये? सिलिएटेड। इसका काम है लोकोमोशन। प्लस इनके पास टेंटिकल्स भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों? टेंटिकल्स। बट इनके पास टेंटिकल्स विदाउट नीडोब्लास्ट, इनके पास नीडोब्लास्ट नहीं होते हैं। सो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि तीनों फोरा के पास टेंटिकल्स है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? मीडियल का मतलब होता है बीच में। बताइए बच्चों, ट्रू और फॉल्स? दे हैव टेंटिकल्स बट दे डोंट हैव नीडोब्लास्ट, ठीक है। यस, ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये सीलिया नहीं है, स्ट्रक्चर है, मतलब थोड़ा भुरभुरा है।
अब एनसीईआरटी ने भी बनाया है तो हमने भी बना दिया। सबको डिजाइन मारने का है। ठीक है, चलो अब इसके टिपिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। ये तो गया इसका डायग्राम। पहला, all members of Ctenophora are dash. Are bioluminescent. Are bioluminescent. ठीक है। Second, all members of Ctenophora reproduces only through dash sexually. ठीक है। Now next, digestion. डाइजेशन कैसा है बताइए? बोथ एक्स्ट्रा, बोथ इंट्रा। ओहो, तू मजे ले ले। क्या है ये? बोथ intracellular and extracellular. ठीक है, digestion. Next, after digestion we have respiration, circulation, excretion. ये किसके थ्रू हो रहा है? यस बच्चों, जनरल बॉडी सरफेस, कोई अलग से कुछ नहीं है इनका। नर्वस सिस्टम कैसे बच्चों? प्रिमिटिव। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। एनीबडी हु कैन हेल्प मी विद द नेम ऑफ द लार्वा? यस बच्चों, लार्वा का नाम क्या है? सिडिपीड लार्वा। सिडिपीड लार्वा। Examples. Tinoplana, Pleurobrachia, Hormifora, मैम डीपीपी कहाँ मिलती है? बेटा आपको सब आपके सेक्शन में मिल जाएगा। कंटेंट पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग बेटा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। हाँ, ये वाला पॉइंट हमने मिस कर दिया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Da, 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 da. वैसे एक कान से बहरा होना मुझे आज अच्छा लग रहा है। There are so many noises which I cannot hear. It feels like I have soundproofed my half of the body. Yes, it does feel like I have soundproofed my half of the ear. कोई आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, मुझे लग रहा है सर्दी हो गई। अरे बहुत ठंड थी भाई, बहुत ठंड। एकदम से गर्मी से ठंड में जाना भाई, ये वाला एडवेंचर कोई ना करे। यस,
गर्मी है तो गर्मी सहे, सर्दी है तो सर्दी सहे, ज्यादा एडवेंचर लाइफ में ना करें। चले अब नेक्स्ट आ रहे बच्चों, दिस इज आवर फाइलम नंबर 4, बड़ा फाइलम है काफी, प्लैटी हेलमिंथिस। प्लैटी हेलमिंथिस, हाँ सबसे पहले कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों का टेस्ट शुरू हो गया है, मैं टेस्ट के टॉपिक लिख देती हूँ। चलो भाई, फर्स्ट कॉमनली कॉल्ड एज डैश, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, हैबिट एंड हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, symmetry, germ layer body plan, coelom, segmentation। जितना आपने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सीखा उतना सब लिखिए खुद से। यस बच्चों, गिविंग यू 10 seconds everyone। commonly called as flatworms, habit and habitat, they can be aquatic, they can be terrestrial, they can be free living, but at the same time they can be parasitic where they are dependent on host। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑर्गन लेवल, सिमेट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, बायलेटरल सिमेट्री, germ layer body plan, triploblastic and blind sac, coelom absent, segmentation, pseudo segmentation is present, true segmentation is absent। pseudo segmentation you see in case of Taenia solium। ठीक है, अब आते हैं इसके टिपिकल कैरेक्टर्स पे। टिपिकल कैरेक्टर्स, यस बच्चों। नाउ द फर्स्ट टिपिकल कैरेक्टर आज हम क्लास में पढ़ेंगे वो है पैरासिटिक अडेप्टेशन। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम देखा कि पैरासिटिक भी हो सकते हैं, तो पैरासिटिक होने के लिए देखो बेटा अडेप्टेशन तो होनी चाहिए ना, तभी तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं, वरना ये पैरासिटिक कैसे हो सकते हैं। तो पैरासाइट होता क्या है?
पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है, वो परजीवी है जो होस्ट के ऊपर रहकर उसका न्यूट्रिशन सक आउट करता है अपने जीने के लिए। ठीक है, हमारे पास दो तरह के पैरासाइट हो सकते हैं, एक एक्टोपैरासाइट हो सकता है, एक एंडोपैरासाइट हो सकता है। एक्टोपैरासाइट जैसे जुएं जो हमारे सर पे होती है, जो शरीर के बाहर रह के खून चूसती हैं, और एक होते हैं जो शरीर के अंदर आके खून चूसते हैं, जैसे हमारे एंडोपैरासाइट्स। ठीक है बच्चों, तो दो तरह के पैरासाइट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले पैरासाइट, इसे हिंदी में परजीवी कहते हैं। पैरासाइट कौन है? सक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। ठीक है, पैरासाइट दो तरह के हैं, एक हो गया हमारा एक्टोपैरासाइट, एक हो गया हमारा एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट कौन सा है? जो शरीर के बाहर रहता है। एंडोपैरासाइट कौन है? जो शरीर के अंदर रहता है। ये फर्क है। एक्टो का एग्जाम्पल जैसे लाइस, जू। एंडो का जैसे टीनिया सोलियम, टेपवर्म। लीचीज एक्टो हो गई। एक्टो, लीचीज आर एक्टोपैरासाइट, वो खून चूसती है बाहर रह के। अब आते हैं इनके अडेप्टेशन। सबसे पहले इनकी भी उतनी ही मोटी चमड़ी है जितनी एक नीट एस्पिरेंट की होती है। कितना ही डांट लो, मिस्टेक वही करनी है जो हम मना करते हैं। कितनी बार कहते हैं कि ढंग से पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने भी अपनी चमड़ी के ऊपर क्यूटिकल लाइनिंग लगा रखी है, जिससे कि इन्हें कोई बात सुनाई नहीं देती। और हमारे नीट एस्पिरेंट्स ने भी अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा रखे हैं, जितना हम बोलेंगे उतना ही नहीं सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनके पास सबसे पहले होता है थिक क्यूटिकल लाइनिंग ओवर स्किन। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों होती है? टू प्रिवेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो होस्ट के अंदर कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है तो इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास क्यूटिकल है। ठीक है, अब आते दूसरी चीज, चिपक के कैसे रहें। चिपकने के लिए इनके पास होते हैं हुक्स। हुक्स आर ओनली फॉर एडहेशन। एंड इनके पास एक और चिपकने का हथियार है जिसका नाम है सकर्स। सकर्स क्या होते हैं? जो एडहेशन में भी हेल्प करते हैं, चिपकाते भी हैं, एंड सक न्यूट्रिशन करने में भी हेल्प करते हैं। ये दो काम करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का। फिर उसके बाद दे हैव हाई रिप्रोडक्शन एबिलिटी। इनकी हाई रिप्रोडक्शन एबिलिटी होती है, ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लॉस ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई जब खाना बना बनाया होस्ट के अंदर मिल रहा है तो कौन पकाएगा भाई? जब आपको पता है कि घर में घुसते ही आपको खाना बना बनाया मिलेगा तो आप आके बनाने की मेहनत क्यों करेंगे? और एक समय ऐसा आएगा कि आप खाना बनाना ही भूल जाएंगे। यही इनके साथ भी हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। घर के टेपवर्म में हम, यस सही पकड़े हैं। लिखिए, चले आगे। लिख लिया तो बता दीजिए। मैं इसलिए हमेशा यहां से लिखकर यहां पे आती हूँ, जिससे कि बच्चों को इसका व्यू भी अच्छे से रहे जब मैं ये लिख रही हूं। चले बच्चों,
अब आते हैं नेक्स्ट टिपिकल कैरेक्टर पे। ये तो हो गई इसकी पैरासिटिक अडेप्टेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डाइजेशन। आ जाओ। नाउ व्हेन आई से डाइजेशन, they have incomplete digestive system. Now why they have incomplete digestive system? Because they have blind sac body plan. They have single opening serving for ingestion and egestion. ठीक है? Second चीज, for the first time we will see extracellular type of digestion only. अब सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होगा, अब जो चीज होगी सेल के बाहर होगी। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जनरल बॉडी सरफेस। इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन अभी तक नहीं आए इनके अंदर। ठीक है? बट एक्सक्रीशन की अगर बात करें, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सो आई राइट विद अ डिफरेंट कलर। फॉर एक्सक्रीशन दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। Flame cells are also called as solenocytes, also called as protonephridia. ठीक है बच्चों? फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रीडिया, तीनों नाम है। अब क्या क्या काम करते हैं ये देखो। इन सेल्स का दो काम है। एक तो अमोनोटेलिज्म, यानी कि अमोनिया को बाहर निकालना शरीर से, विच इज ए चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड टॉक्सिक। ठीक है? एंड दे कैन ऑल्सो डू ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? द सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, द आयनिक iron and salt balance in body. ठीक है? अब आते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम। अगर इसकी नर्वस सिस्टम की बात करें तो थोड़ा सा एडवांस हो गया भाई। They have ventral double solid nerve cord. They have ventral double solid nerve cord. अभी अपग्रेड हो गया थोड़ा सा इसका सॉफ्टवेयर। उसके बाद रिप्रो एंड डेवलपमेंट। हाँ भाई, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। They are hermaphrodites. They show internal fertilization and they show indirect development. Internal fertilization, indirect development. Examples. पहला एग्जाम्पल है fasciola hepatica, also called as liver fluke. Parasite. Tinea solium, also called as pork tapeworm. फीता कृमि, कच्चे सुअर खाने से होता है। नेक्स्ट, प्लिनेरिया, also called as Dugetia. This shows high regeneration capacity.
Tinea saginata is beef tapeworm. Schistosoma, lung fluke, ब्लड फ्लूक होता है आई थिंक वो. एक सेकेंड देखो मैं. पहले तो इन सब की लाइफ साइकिल भी कराते थे, सोचो. हाँ, ब्लड फ्लूक. ब्लड फ्लूक. टीनिया saginata. This is beef tapeworm. Pinworm, no. Yes. Oxyuris. अक्सा, ब्लॉक कर दो बेटा, अच्छा लगेगा. मैं जनरली बच्चों को अपने चैट से कभी ब्लॉक नहीं करती हूँ. बट अगर कोई फोर्स करता है तो मैं कर भी देती हूँ, फिर मैं रुकती नहीं हूँ. डन बच्चों. आइए नेक्स्ट फाइलम करेंगे अब हम एस्केलमिंथिस. फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं. Commonly called as roundworms. Why? Why they're called roundworms? क्यों नहीं राउंडवर्म्स कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये इस तरीके से होते हैं, बीच में काटोगे तो गोल दिखेंगे क्रॉस सेक्शन में. ठीक है. सो व्हाई दे कॉल्ड राउंडवर्म्स? बिकॉज दे अपीयर circular in cross section. ठीक है. नेक्स्ट चलिए भाई टेस्ट शुरू. यस बच्चों. यस बच्चों.
Habit and habitat. Habitat, Priyanshi, yes. They can be free living. They can be parasitic on both plants and animals. ठीक है? They can be aquatic. They can be terrestrial. They can be free living. They can be parasitic. हर जगह, हर फॉर्म में मिल सकते हैं. In short, level of organization for the first time, organ system level. First time. Symmetry for the second time, bilateral symmetry. Germ layer and body plan. Germ layers, triploblastic. And for the first time, body plan, tube within tube. Coelom, pseudocoelom. Segmentation, absent. Absent. Typical characters. पहले डायग्राम बना लेते हैं. अर्थफॉर्म इसमें आएगा कनक, तो एनालिडा में क्या आएगा? बदमाश हैं, बदमाश. सही लग रहा है ना? नहीं यार, एनसीईआरटी जैसे बनाएंगे बिल्कुल. ठीक है, ऐसे बना दिया. दिस इज ए एंड दिस इज बी. आइडेंटिफाई. ऐसे आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस आते हैं भाई एग्जाम में आजकल. दिस इज मेल एस्कैरिस, दिस इज फीमेल एस्कैरिस. मेल एंड फीमेल एस्कैरिस. ठीक है. दिस इज माउथ. यहां इन दोनों के पास है, दिस इज एक्सक्रीटरी पोर, जहां से वेस्ट बाहर आएगा. एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर आएगा, एक्सक्रीटरी पोर. ठीक है, दोनों के पास है. इसके पास एक और एडिशनल है विच इज फीमेल गोनोपोर, जहां से ओवा बाहर आएगा. ठीक है. एंड दिस इज क्लोएका. क्लोएका क्या होता है? कॉमन ओपनिंग ऑफ 2-3 सिस्टम्स. दिस इज अ कॉमन ओपनिंग of digestive system and reproductive system. यहाँ एक ऐसे ओपनिंग बना देती हूँ, तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ तो मैम ने लेबल किया है भाई. ये लो. ठीक है. अरे तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है कहाँ? यहाँ तो ट्यूब विद इन ट्यूब है दीदी. यस. तो फीमेल एस्कैरिस इज लॉन्गर, शॉर्टर, टेढ़ा है पर मेरा है, यानी कि कर्व्ड एंड है, इसका स्ट्रेट एंड है. बायो की क्लास 2 घंटे की होती है क्या?
क्यों बाकी सब क्लासेस कितनी देर की होती है तुम लोग की? 1.5 घंटे में बोल जाते हो तुम तो डेली। बायो की मैम अपने हिसाब से चलती है, जब लग रहा है कि चल रहा है पढ़ाते रहो। अच्छी बात है ना, सिलेबस आगे रहना चाहिए। अब सोचो जैसे आदमी की तबीयत खराब है, लेट से कि मैं छुट्टी ले लूं, तो आप लोग को टेंशन ही नहीं होगी, पता है कि मैम का सिलेबस आगे चलता है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि जब भी हम क्लास करने आए तो हम हमेशा 15-20 मिनट आगे ही चले अपनी हर क्लास से। इसमें क्या होता है, बच्चा पैनिक नहीं करता और इवन टीचर भी पैनिक नहीं करता है, क्योंकि इमरजेंसी तो हर किसी के आ सकती है, मेरी भी आ सकती है, आपकी भी आ सकती है। यस तो इसमें क्या होता है, बच्चे को भी अपना आराम रहता है कि ठीक है मेरा एनुअल किंगडम आने वाला है, मैम ने करा रखा है। और क्या, सिलेबस से आगे अगर आप चलते हो टेस्ट सिलेबस से, तो बच्चा कभी टेंशन में नहीं जाता। बट अगर आप बिल्कुल साथ साथ चलाओगे सिलेबस एंड टेस्ट, तो बच्चे को यही चीज सबसे ज्यादा खराब लगती है। ऑफलाइन में अक्सर यही होता है, सैटरडे को सिलेबस कंप्लीट किया, संडे को टेस्ट है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का ये पॉइंट भी बिल्कुल सही होता है कहना कि अरे टीचर ने सिलेबस ही कल खत्म करा है, मैं कहाँ पढ़ लूंगा, मेरी भी तो तबीयत खराब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बच्चे के भी अपने रीजन है, बच्चा मेरे से 10 साल छोटा है, तो ये सब चीजें बेटा, यही सब चीजें हैं जो मैंने अपनी लर्निंग ली है इतने सालों में, 10-12 सालों में, कि आप अपना सिलेबस आगे रखो, ना बच्चे को टेंशन ना टीचर को टेंशन, मैं भी खुश जीती हूँ, आप भी खुश जीते हो। हाँ ठीक है, नहीं बेटा कर्व्ड इसकी होती है मेल की। अब आएंगे हम बाकी के टिपिकल कैरेक्टर्स करते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। अब आते हैं डाइजेशन पे। लेट्स टॉक अबाउट देयर डाइजेशन। अगर इसके डाइजेशन की बात करें हम, तो इसका डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद एनस एंड माउथ, ठीक है बच्चे। प्लस इनके पास क्या है, मस्कुलर फैरिंग्स, मस्कुलर फैरिंग्स, ये जो फैरिंग्स है मस्कुलर, जैसे कि खाना निकल सके। सोचो दांत नहीं है तो खाना निगलना ही तो पड़ेगा ना, तो निगलने के लिए भी मसल्स चाहिए भाई। सो दे हैव मस्कुलर फैरिंग्स फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। यस, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जनरल बॉडी सर्फेस, but excretion and osmoregulation is done by special type of cells, and these special type of cells are called as rennet cell, sorry, rennet cell। ठीक है, नेक्स्ट excretion of nervous system, वही वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये तो सारे नॉन कॉर्डेट्स में आएगा सारे। नेक्स्ट दे हैव रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कैसा है, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बोथ, डायरेक्ट भी हो सकती है एंड इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद द फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
internal fertilization. Examples. इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट हम मेनली पहले वो करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे इंसाइलोस्टोमा, दिस इज ब्लड वर्म, hookworm, sorry, hookworm. और कौन सा है? Wuchereria bancrofti या मलई. ये कौन सा वर्म है? फिलेरियल वर्म. और ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस, हाथी पाँव. अब ये सब पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में. फिर इसके बाद नेक्स्ट है एस्कैरिस, लुम्ब्रिकॉइड्स, राउंड वर्म. ठीक है. Annelida. ऐसे मत बोलो बेटा रोहन. एंट्रोबियस, ऑक्सूरिस, बहुत सारे हैं वर्म्स. तुम आपस में एक दूसरे को इतना डिमीन क्यों करते रहते हो? हाँ, एक बात बताओ. आजकल अपने लोग कम है डिमीन करने के लिए कि हम आपस में क्लास में भी एक दूसरे को डिमीन करें. बताओ. क्यों करते हो? तुम्हें पता है लाइफ इस स्टेज पे तुम लोगों की कि एवरीबडी नीड्स टू स्पीक पॉजिटिवली टू यू गाइस. एक जो प्रिपरेशन कर रहा है ना इंडिया में, जो बच्चा प्रिपरेशन करता है, तुम्हें पता है उसे कितना पॉजिटिव सपोर्ट की जरूरत है. वो बेचारा वैसे ही कोई फ्रेंड नहीं है उसके, वो कॉलेज लाइफ जा नहीं रहा है. ठीक है. ऊपर से जहां वो पढ़ रहा है कोचिंग में, वहां तुम उसे और सुनाते रहते हो. कभी तुमने सोचा है कि कितना नेगेटिव एनवायरनमेंट आप अपने आसपास बना रहे हैं? और जो दूसरे को बोल रहा है वो भी खलीफा नहीं है, वो उसने भी अभी तो कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में. क्यों एक दूसरे को क्लास में डिमीन करते हो भाई? पहले अब तो लाइफ टफ है क्या हम लोग की? बताओ जरा. पहले टफ है क्या हम लोग की, जो हम एक दूसरे की क्लास में रहकर भी टफ बनाएं? आप लोग को क्लास में इस तरीके से रहना चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा. एक दूसरे को बोलते रहते हैं जा जाके तू काउंसलिंग कर, चल 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 तुझसे पढ़ा नहीं जा रहा तो जा जा जा. अरे आज मैम तो 2 घंटे पढ़ाएगी. अरे लीव इट ऑन मैम. एटलीस्ट यहाँ तो हम अच्छा माहौल बना सकते हैं ना कि घर के बाकी चीजों से जब हम क्लास करने आए तो वी शुड फील हैप्पी अबाउट दिस, नॉट इसे बोझा ना समझे. जैसे मेरी तबीयत खराब थी, मेरी हिम्मत नहीं थी खड़े होने की, बट यू वर माई लिटरली इंस्पिरेशन कि नहीं मेरे बच्चे मिलेंगे. 4 दिन हो गए, मुझे भी मिस होता है भाई. आई टू मिस यू गाइस सो मच. जैसी भी हालत ही आई केम टुडे. देखो अच्छी जिस तरीके से मैं क्लास में एंटर हुई एंड द वे नाउ आई विल एग्जिट इन द क्लास, आई हैव माय एनर्जी. सो वी शुड मेक अ माहौल लाइक दिस बेटा. माहौल ऐसे बनाना चाहिए. अब चैट्स ऑफ कर दे, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं. अगर चैट्स बंद कर दो तो आप ऑफलाइन पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैं किसी को बोलने थोड़ी देती थी क्लास में. जितना आप यहाँ बात कर लेते हैं ऑफलाइन में आप कर ही नहीं सकते मुझसे इतनी बात, क्योंकि मैं आऊंगी, पढ़ाऊंगी और मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो और 3 क्लासेस होती है ना उसके बाद, और मेरे को अपनी एनर्जी बचानी होती है क्योंकि मुझे 4 क्लासेस पढ़ानी है. तो बच्चों
फिर से एक बार बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि क्लास का माहौल अच्छा बना के रखें जिससे कि हमारा आने का मन करे। अभी हमें 7-8 महीने साथ रहना है। अगर हम एक दूसरे को ऐसे मेंटली अब्यूज करेंगे क्लास में, तो हो सकता है कि किसी बच्चे की स्थिति इतनी नाजुक हो कि वो क्लास करना बंद कर दे। तो हमें नहीं करना ऐसा किसी के साथ भी। हम सबको समझना होगा कि हम सब प्रिपरेशन वाले हैं, और आपको जितनी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पता है उतनी मुझे भी नहीं पता होगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट, बट यू आर एक्चुअली लिविंग, यू नो इट। तो फर्क है इसमें, ठीक है बच्चे? हाँ बस मैम, चलो ठीक है, बस बच्चों ने कह दिया बस तो बस। कल हम क्या करेंगे? कल की क्लास में, कल की क्लास का अगर थोड़ा सा टाइम हो सकता है मैं एनडी सर वाला टाइम स्लॉट ले लूं, मुझे फिर से कल ऑफिस जाना है, ठीक है, कुछ बातचीत है मेरी उनके साथ, तो हो सकता है कि मैं एनडी सर वाला स्लॉट ले लूं 10 से 11:30 बजे वाला, ठीक है बच्चों? तो आई ट्राई टू फिक्स माई स्लॉट, तो उस केस में आपकी क्लास का नुकसान नहीं होगा। या हम सर से बात करते हो आप 12 बजे वाला ले लें, तो बस ऐसे इंटरचेंज हो जाएगी। जिस दिन ऑफिस जाना रहता है उस दिन मुझे करना ही रहता है, ठीक है? तो कल हम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कल 4 फाइल हम कर लेंगे, और कल हमारी चौथी क्लास एनिमल किंगडम की हो जाएगी। हमारे पास 6 क्लासेस अलॉटेड है, ठीक है? तो और फिर उसके बाद हम करेंगे हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स का इंट्रोडक्शन, एंड साइक्लोस्टोमेटा, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट एक क्लास में, और एक क्लास में हमारे लास्ट के वो 4 रह जाएंगे परम वाले, वो आसान है, एम्फीबिया ये सब। सो वी विल कंप्लीट एनिमल किंगडम इन दिस वीक, ठीक है? चलो अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी। अच्छा हाँ, मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करानी भूल गई। यस यस, मैं भूल गई बेटा, सॉरी, मेरे को याद तो था, मैं करा देती हूँ। सॉरी बच्चों, मैं ही भूल गई। कल करा दूं आप? ठीक है, कल करा दूंगी, चलो। हाँ कल करा दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ करा दूंगी, कोई नहीं, परेशान मत हो। मूड बन गया तुम्हारा क्लास ओवर का, मेरे को समझ में आ गई ये बात, हमारे साथ भी होता था ऐसा। अब मूड बना दिया तो अब मत करो यार। ये मैं समझ सकती हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, टेक केयर।